So, hello, my dear students. I welcome you all in this lecture series of standards and quality practices for your UPSC Engineering Services Prelims Examination Paper 1. Paper 1 का बहुत ही important और बहुत ही scoring subject है ये SQP Standards and Quality Practices. So let's start. So those who already know me, then it's fine. जिन लोगों को नहीं पता है मेरे बारे में, मेरा नाम विट्ठल पांडे है. मैंने ESE 2018 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक सिक्योर की थी. मैंने HPCL में भी काम किया है 1 साल. फिर मैंने और मेरा जो ग्रेजुएशन है बीटेक मैंने IIT पटना से किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से. मैंने फिनिसार कॉर्पोरेशन मलेशिया में इंटर्नशिप की है. और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स लाइक एस एकेडमी, गेट, फोरम, इन सब में पढ़ाया हुआ है. ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपना दिखावा करना चाहता हूँ. आई जस्ट वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी. आई कैन टेल यू दैट आई एम नॉट अ रैंडम एजुकेटर जो सिर्फ मिसगाइड करने के लिए या फिर अपना कंटेंट बढ़ाने के लिए, फेम पाने के लिए और भी पैसे वैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहा है. यू कैन एक्चुअली ट्रस्ट मी ब्लाइंडली और मैं आपको सही दिशा में ले जाऊंगा. आई नो द वे. सो दैट इज इट अबाउट मी. नाउ थोड़ा बहुत पहले वेटेज समझ लेते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रैक्टिसेस का. पहले समझते हैं कि क्यों पढ़ना है, अपना दिमाग क्यों खपाना है. देखो भाई, इन 2025 9 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, 24 7 क्वेश्चन, 7 8 7 10 9. ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 7 से 10 के बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, तो एथिक्स के कंपेरिजन में अगर हम लोग देखें तो एक ही दो क्वेश्चन कम है, नहीं तो इट्स अ वेरी हाई वेटेड सब्जेक्ट. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई कैन ऑल्सो टेल यू दैट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं और कितना इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो अगर हम आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से कंपेयर करें तो इट्स एक्चुअली वेरी वेरी ह्यूज. हम ये पूरा सब्जेक्ट मैक्सिमम 5 to 6 लेक्चर्स में, ईच लेक्चर ऑफ 1 आवर, एक मतलब 5 से 6 घंटे में हम अच्छे से प्रॉपरली इसको कंप्लीट करेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हम ये भी देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. यहीं पर आप अगर इसमें जा रहे हैं, टेक्निकल में जा रहे हैं, तो बहुत आप मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इजी से इजी आपका सब्जेक्ट भी होगा. दैट ऑल्सो विल कंज्यूम एटलीस्ट 20 to 25 आवर्स ऑफ योर स्टडीज. ठीक है. और उससे क्वेश्चंस कितने आएंगे? मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन. आपको कोई छोटा सब्जेक्ट उठा के देखिएगा. तो ये इट इज़ अ वेरी हाई वेटेड सब्जेक्ट. और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर हम करते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एक्चुअली इट्स वेरी हाई. ओके. बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, आपका एफर्ट कम है. अब देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है. देखो भाई, क्या कंटेंट का रहेगा, व्हाट विल द सीक्वेंस ऑफ आवर डिस्कशन. तो पहले हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी है क्या, उसमें उससे एसोसिएटेड सम कीवर्ड्स, ओके, फ्रॉम विच द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, आर बीइंग आस्क्ड एंड विल बी आस्क्ड फॉर श्योर. आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द क्वालिटी थिंकर्स. कौन कौन से बड़े बड़े क्वालिटी थिंकर्स थे और उन्होंने क्या क्या अप्रोच दी हैं. ठीक है, कि क्या 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 मेन अप्रोच है फॉर क्वालिटी कंट्रोल. फिर हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड क्वालिटी चार्ट. बहुत ही स्कोरिंग है. हर साल आई एम टेलिंग यू एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आता है, एक से ज्यादा भी क्वेश्चन आते हैं सेम टॉपिक से. ओके. तो विल पुट अ स्टार ओवर हियर, asterisk. देन एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, 6 सिग्मा हम देखेंगे. 6 सिग्मा का बहुत हुआ मच रखा होगा जिंदगी में. क्या है 6 सिग्मा? पर्दाफाश किया जाएगा इस टॉपिक से. देन विल डिस्कस अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इससे भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी और बहुत ही इजी टॉपिक है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ऑलरेडी इसको टेक्निकल सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो दे कैन स्किप इफ दे वांट. अगर उनको और क्लैरिटी चाहिए तो दे मस्ट स्टडी दिस टॉपिक फ्रॉम मी. फ्रॉम प्रोडक्शन सिस्टम देखेंगे, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, व्हाट इज डिफरेंट लेआउट्स ऑफ प्लांट्स. इस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं. देन लास्ट विल बी मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी. ओके. So before we begin this our discussion on this subject SQP, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा. This subject is again a purely और majorly theoretical subject. इसमें हम थ्योरी की बात करते चलेंगे. लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि I will assure you कि आपको कुछ रटने की चीज नहीं है. मैं बोलूंगा कि आप इस डेफिनेशन को रट लीजिए, इस पॉइंट्स को रट लीजिए, ऐसा नहीं है. मैक्सिमम 3 से 4 जगह अगर बोलता हूं कि ये पॉइंट्स रट लीजिए, क्योंकि अगर किसी स्टैंडर्ड थिंकर ने कुछ पॉइंट दिए हैं, उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पैरेलली मैं आपको उसको रटने का, याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा. आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन यू कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन एंड व्हाट्स द एक्चुअल वे और न्यूमोनिक और मेथड टू रिमेंबर और ट्रिक टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. ओके. और मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट दिस, ऑल्दो दिस इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, बट यू डू नॉट गेट बोर्ड. आप एंगेज रहें, आपको समझ में आता रहे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे इसको समझना है. थोड़ा बहुत स्माइल करते रहें, खुश रहें जिंदगी में. तो मैं इसका ट्राई करूंगा. एंड बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई कैन अश्योर यू कि इफ 8 क्वेश्चंस आर कमिंग, योर एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व. आप उठा के देख लीजिएगा जब भी पेपर आता है, एंड यू कैन थैंक मी लेटर. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर ब्यूटीफुल डिस्कशन. क्वालिटी. क्वालिटी है क्या सर?
हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ने आ गए, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रैक्टिस. व्हाट इज क्वालिटी? सो लेट्स सी व्हाट द बुक टेल्स. क्वालिटी इज द डिग्री टू विच अ प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस मीट्स स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट ऑफ एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन. भाई कस्टमर ने अगर आपसे कोई प्रोडक्ट लिया और जो लेते टाइम उसकी कुछ चाहत रही होगी कि ये प्रोडक्ट ऐसा रहना चाहिए, तो क्या किस लेवल तक उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट हुई, इसी को दैट इज व्हाट वी कॉल क्वालिटी. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये श्री सरदार खान जी हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर के. इन्होंने गन बनवाई किसी से, ठीक है. ही वांटेड टू गेट अ गन. इनके कुछ एक्सपेक्टेशंस रहे होंगे कि इतनी इसकी क्षमता होनी चाहिए, ऐसे ये साउंड प्रूफ हो, ये हो. Although I'm giving this example, but the disclaimer is I am not trying to promote violence. Okay, so बुद्धिजीवी जो इस पर इशू उठा सकते हैं कि you are trying to promote violence, तो ये लो सरदार खान जी का हमने चेहरा काट दिया कि he is doing wrong thing, और उनको फल भी मिलेगा. आखिरी में जाके उनके कनपट्टी में गोली मार दी जाएगी. Okay, so he has bought a gun. He must be having some expectations from this product. Now, when the expectations are not meeting, what he'll do? He will go back to the seller and tell him politely that the expectations and services of this product are not as per my specification, and services of this product are not as per my expectations. भाई हम चला रहे हैं कहीं पे, वो जा रहा है कहीं पर, और it is getting damaged, so it is not meeting my expectations. So what we can say is this product is of poor quality. Why? Because the customer is not satisfied. It is not able to meet the expectations of the customer. ठीक है. हालांकि इन्होंने कुछ और कहा था, आपको ऐसे ही याद रखना है. ना वाई क्वालिटी, क्यों जरूरी है क्वालिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सर्विस में, इसको समझने की कोशिश करते हैं. क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इंश्योर्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन. सबसे पहला तो सरदार खान जी को खुशी होगी अगर क्वालिटी मेंटेन रहेगी तो. रिड्यूसेस द डिफेक्ट एंड कॉस्ट. भाई फटे दुचेगा नहीं उन्होंने जो भी गन ली है, ठीक है. और कॉस्ट, कंपनी को भी कॉस्ट कम पड़ेगी. अभी वो आए हैं, नाराज होंगे, वो बोलेंगे कि आई वांट द अल्टरनेट प्रोडक्ट, आई हैव ऑलरेडी पेड यू. अब सेम जो मनी सेलर ने लिया था, उस सेम मनी में ही इज फोर्स टू प्रोवाइड द अल्टरनेट प्रोडक्ट, तो उसको कॉस्टली पड़ा, ठीक है, उसका नुकसान हो गया. एंड बिल्ड द ट्रस्ट एंड रेपुटेशंस. अभी क्या होगा? If Sardar Khan is satisfied with this quality, what he will do? He will tell his sons Faisal Khan also that you can buy this product from that seller only. Okay, so these are some of the points. I am just trying to show you the way. Remaining points you have to generate by your own. कि और क्या क्या हो सकता है भाई? कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, डिफेक्ट कम होगा, कॉस्ट कम होगा, मार्केट में गुडविल बनेगा, कंपटीशन जो अदर कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स होंगे वो कम होगा, कोई अननेसेसरी का कॉम्पिटिट करने की कोशिश नहीं करेगा, वो बोलेगा कि वी कैन नॉट मीट देयर क्वालिटी लेवल, सो लेट्स डू नॉट कॉम्पीट विद दैट फर्म, या हम उनसे या उस सेलर से कॉम्पीट ना करें. ऐसे करके बहुत अदर एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी आर देयर. ओके, इट ऑल्सो लीड्स टू हाई एफिशिएंसी. भाई हाई एफिशिएंसी होगी क्यों? जब क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो कंप्लेन बहुत कम आएंगी, तो पूरा सिस्टम, पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंटली अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम कर पाएगा. ठीक है. एंड रिपीट बिजनेस, बार बार सेम कस्टमर आएगा, उसके ही हैज़ द गुडविल दैट देयर प्रोडक्ट इज मीटिंग अवर एक्सपेक्टेशन, सो आई विल बाय ओनली एंड ओनली फ्रॉम दिस सेलर. ओके. एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी. भाई सेम रिपीट बिजनेस, लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में उसमें मार्केट में आप सस्टेन कर पाएंगे. इफ योर प्रोडक्ट इज गेटिंग डैमेज्ड frequently, then what will happen? Customer will give the poor feedback and they will tell each other कि भाई आप इनके यहाँ से सामान लेने की कोशिश मत कीजिए, देयर प्रोडक्ट इज वेरी वेरी पुअर क्वालिटी. तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म में आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, एंड अल्टीमेटली यू विल हैव टू क्लोज योर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच शो दैट द क्वालिटी इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोडक्ट, सर्विस एंड योर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे टाटा मोटर्स और एनी ऑफ द फ्रेंचाइजी ऑफ टाटा, टाटा ग्रुप, दे नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद क्वालिटी. दैट इज व्हाई दे आर द लीडर इन एनी ऑफ द फील्ड इन विच दे आर वर्किंग. आप इसमें ऑटोमोबाइल में देख लीजिए, ओके, आप कंस्ट्रक्शंस में देख लीजिए, आप स्टील इंडस्ट्रीज में देख लीजिए, टाटा स्टील, टाटा नमक, टाटा मोटर्स, हर चीज में. व्हाई? ओनली रीजन इज दे नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी. ठीक है, दे ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन. तो दैट इज व्हाई, दैट शो द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी. तो जब भी आपको ऐसा आएगा क्वेश्चन क्वालिटी पर, सर क्वालिटी पर क्वेश्चन आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है. मैं आपको दिखाऊंगा कितने व्हाट काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इफ यू आर थॉरो विद द कॉन्सेप्ट. अगर आपने रटा है देन यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट. तो आपको ये, यू हैव टू रिमेंबर दिस टाटा मोटर्स एग्जांपल. EAC 2018
See, the quality is essential for survival and growth of an organization in present era of tough competition. Means for any organization, if it has to sustain the cutthroat competition in the present era, then it has to maintain the quality. ओके, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी तभी आप सस्टेन कर पाएंगे. सेकंड वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी इज कन्फाइंड ओनली टू कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. पहली बात, always remember or always keep in mind, especially for UPSC examination, whenever a statement uses this only, whenever the statement is of restrictive nature कि only आप restrict कर देगा कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो 90% of the chances are there that the statement will be incorrect in any examination of UPSC. ठीक है, तो इस मेथड से, इस लॉजिक से जाएं तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. But still, if you try to understand, what it's saying is the concept of quality is confined only to construction and manufacturing organization. Why? This Amazon, Flipkart, Snapdeal, what they actually do, they are the service organization. They are not producing anything, so they are not manufacturing firms. They are not constructing anything, so they are not the construction firms. They are only service providers or service organizations. Okay, but still they are focusing on their quality. तो ये क्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह है, इन एवरी फील्ड इट इज़ वैलिड. कंस्ट्रक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, और आप किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट में, सर्विस में, इसमें कंस्ट्रक्शन में, किसी में भी जाइए, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी जा रहे हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर में भी जा रहे हैं, एवरीवेयर दे विल टॉक अबाउट क्वालिटी. सो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी इज applicable each and everywhere or each and every aspect of our life. So statement 2 is incorrect. So option will be C. Answer will be C. Okay. Now what are the factors which affect the quality? कौन कौन से factors हैं जो quality actually affect करते हैं किसी भी product की, service की, और project की, और organization की? So there are some internal factors. Internal factors means, what do we mean by internal factor? The factors which are confined within the organization, which are actually playing their role from within the organization. And external factors means जो कंपनी के बाहर की चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेलिंग यू विद रिस्पेक्ट टू रेलवेज, तो इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या होंगे क्वालिटी के, कि इनके जो ऑफिसर्स हैं रेलवेज के, जो स्टाफ है, जो मटेरियल यूज हो रहा है रेलवेज का, जो शेड्यूल्स हैं रेलवे के, जो उनका मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस है, ऑल दीज विल बी इंटरनल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ क्वालिटी क्या होगा कि कितना ज्यादा सीजन में, लाइक छठ पूजा के टाइम पे या दिवाली के टाइम पे कितना ज्यादा रश हो रहा है. इफ द रश इज वेरी हाई, if the footfall of passengers is very high, then we can expect that yes, quality will be somewhat compromised, because the railway system is not foolproof system, और जब बहुत ज़्यादा लोड होगा तो it can the quality can be compromised. तो ये external system हो गया. Why? Because railway as internally does not have any role to play in this फुटफॉल और रश. ठीक है, और क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर एक्चुअली सेटिस्फाइड है कि नहीं है. जो चेन पुलिंग हो रही है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, भाई पैसेंजर्स कर रहे हैं, इसमें रेलवेज का इंटरनल कुछ रोल नहीं है. ओके, और या फिर इफ देयर इज एनी एक्सीडेंट ऑन द ट्रैक, तो इट इज ऑल्सो एक्सटर्नल सिस्टम, इट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉय स्किल्स, एटीट्यूड, मोटिवेशन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसी ट्रेनिंग मिली है, व्हाट आर द स्किल्स दे हैव, व्हाट इज देयर एटीट्यूड. एप्टीट्यूड क्या होता है, वी हैव डिस्कस इन वेरी डिटेल इन आवर एथिक्स. ओके, नेक्स्ट वन इज सर्विस डिजाइन एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी. आपने किसी भी सर्विस को कैसे डिजाइन किया हुआ है. ठीक है, अभी आपने एकदम से कह दिया कि रेलवे विल नाउ प्रोवाइड अ कनेक्टिविटी बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई विद इन 3 hours. तो एक्चुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो आपने सर्विस कैसे डिज़ाइन की हुई है, आपने क्या प्रोमिसेस किए हुए हैं. ओके, तो ये हो गया आपका दिस सेकंड फैक्टर. नाउ मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड लीडरशिप. लीडरशिप कैसी है, अगर आपका जो नेता है, आपका जो टीम लीडर है, वही अगर अच्छा आदमी नहीं है, वही आपको परेशान कर रहा है, ही इज़ वेरी इनएफिशिएंट, तो व्हाट विल हैपन, द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन विल सफर एंड द क्वालिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड. नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम. सेम थिंग आप रेलवेज में रख के सोचिए कि भाई अगर ट्रेनिंग प्रॉपर प्रोवाइड करवाई जा रही है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो रहा है, और नए नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं, तो क्या होगा कि द क्वालिटी विल बी इम्प्रूव, द सिस्टम एफिशिएंसी विल इंक्रीज. नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स. सेम थिंग, जितने ज़्यादा ब्रिजेस बनेंगे, जितनी बेटर टेक्नोलॉजी आएगी. अभी करंट टेक्नोलॉजी में ये पॉसिबल नहीं है कि 3 घंटे में दिल्ली से मुंबई जाया जा सके, लेकिन हाँ, अगर बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट आता है आगे चल के, तो इट माइट बी पॉसिबल. अगर इतना ज़्यादा हम स्पीड मेंटेन कर ले रहे हैं, तो यस, इफ द टेक्नोलॉजी वी आर एबल टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी, देन क्वालिटी विल बी इंक्रीज और क्वालिटी विल बी इनहेंस्ड. ठीक है,
इंटरनल कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, भाई जो आपका लेबर है वो एक्चुअली टीम लीडर से या सुपरवाइजर से अपनी प्रॉब्लम बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है. सपोज लेबर वर्किंग ऑन रेलवे ट्रैक फाउंड अ क्रैक, ही गोज टू हिज इंजीनियर एंड ही एक्चुअली टेल्स कि सर ट्रैक में क्रैक है, एक्सीडेंट हो सकता है. और इंजीनियर साहब ने कहा किया कि तुम अपना काम करो, तुम हमको ज्ञान ना बताओ कि क्रैक है, ऐसे बहुत मैंने क्रैक देखे. व्हाट विल हैपन, एक्सीडेंट माइट हैपन इफ एनी मिस हैपनिंग इज देयर. व्हाट विल हैपन, दिस लेबर विल से दैट कि मैंने तो सर को बताया था, सर ने ध्यान नहीं दिया. सो इट शोज द पुअर कम्युनिकेशन, पुअर डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज सर्विस रिकवरी सिस्टम की कंप्लेंट हैंडलिंग. अभी आप ट्वीट कर दे रहे हैं, इफ AC or fan or light in your coaches or compartment are not working, what will happen, you will tweet, you will lodge your complaint over Twitter, then within 2 to 3 hours the attendant will come and your issue will be resolved. अभी ये सिस्टम हो गया. Now if you look back 10 साल पहले ऐसा क्या प्रॉब्लम होती थी, तो कोई भी प्रॉब्लम है आप क्या कर रहे हैं, आप शोर मचा रहे हैं, आप अटेंडेंट को बोल रहे हैं, अटेंडेंट मुंह छुपा के भाग रहा है, आप TT को बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं मेरा काम नहीं है. तो पहले कंप्लेंट हैंडलिंग पुअर थी रेलवेज की, नाउ इट्स गोइंग इन अ बेटर डायरेक्शन. सो यस, you can say that the quality or service quality provided by railways has actually been increased or enhanced. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और एंड वैल्यूज. टाटा मोटर्स का एग्जांपल है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का उनका कल्चर बहुत अच्छा था, उनके वैल्यूज उनके मॉरल्स बहुत अच्छे थे, दैट इज वाई द क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी गुड. सो दीज ऑल आर द योर इंटरनल फैक्टर्स. ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स. कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड नीड्स. अब अगर कस्टमर सोच के ही आ रहा है कि मुझे 2 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचना है ट्रेन पकड़ के, अब उसके एक्सपेक्टेशंस यही हैं. अब बहुत अच्छी से अच्छी नॉन स्टॉप ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस, वो भी मिनिमम 12 घंटे सपोज अगर लेती है, तो ये क्या बोलेगा कि अरे बहुत घटिया क्वालिटी है रेलवेज की, बताइए मुझे 3 घंटे में पहुंचना था, 8 घंटे में 12 घंटे में पहुंचा रही है. सो यस, द कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज वन थिंग. नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट प्रेशर. अगर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है तो क्या होगा, कंपनी विल बी बाउंड टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी. अदरवाइज क्या होगा, आप लोगों ने टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन पढ़े थे इन एथिक्स, फ्री कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक. उसमें क्या होता है कि अगर कंपटीशन कम है, सॉरी अगर कंपटीशन ज़्यादा है एंड यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी, देन योर कस्टमर्स विल एक्चुअली शिफ्ट टू योर कॉम्पिटिटर्स की सेम रेट में उनकी क्वालिटी बेटर है. नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसी. अगर गवर्नमेंट की इतनी डिफिकल्ट पॉलिसीज हैं कि आपको अप्रूवल मिल नहीं रहे हैं, रेड टेपिज्म है, ओके, सो उसके बेसिस पे भी आपकी क्वालिटी, इफ यू वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी, फॉर एग्जांपल इफ वी से दैट योर रेलवेज अगर एक कहीं से कनेक्टिविटी के लिए सपोज पन्ना टाइगर रिजर्व में एक रेलवे ट्रैक बिछाना चाहता है कि ठीक है कि अगर हम इस रूट में ट्रैक बिछा देते हैं तो कनेक्टिविटी बिटवीन दीज टू स्टेशंस विल बी एक्चुअली रिड्यूस्ड. बट गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं ऐसी कि नहीं नहीं, इट्स अ कोर एरिया. आप एनवायरमेंट पढ़ेंगे, बफर एरिया, कोर एरिया. एक्चुअली व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम दिस एग्जांपल इज द रियल इशू व्हिच इज बीइंग करंटली फेस्ड बाय रेलवेज. ठीक है. So what they will say that no, it's a core area, we cannot allow to lay the track in this. So due to this government policy, railways is not able to provide good connectivity between two stations. Okay. Now social and cultural values. आप जिस सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यूज़ क्या हैं. फॉर एग्जांपल अब अगर हम किसी पुअर स्टेट में जा रहे हैं, ओके, बिहार या बंगाल में हम ट्रेन की बात करें, तो वहाँ की वैल्यूज ऐसी हैं कि दे विल प्रिफर टू वर्क विदाउट टू ट्रैवल विदाउट टिकट्स. ओके, एंड इफ समवन इज क्वेश्चनिंग देम दे विल थ्रेट देम, दे विल फाइट विद देम. सो यस, सोसाइटी और वैल्यूज ऑफ सोसाइटी विल एक्चुअली प्ले द रोल. नाउ इकोनॉमिक कंडीशंस, इन्फ्लेशन कितना है, इनकम लेवल कितना है. इफ income level अच्छा है, then company will have profit. If company is running in profit, they will try to provide good quality. If company is running in losses, they will not be able to provide good quality. Next one is technological advancement. ठीक है भाई, ये जो हमने टेक्नोलॉजी पढ़ा था ये इंटरनल भी था और यहाँ पर एक्सटर्नल भी है. भाई ये टेक्नोलॉजी, इसका यहाँ पर ये मतलब है कि टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी देयर वेदर योर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली अडॉप्टिंग और नॉट. ईमेल सिस्टम ऑलरेडी है बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी मैनुअल फाइलें चल रही हैं. तो दिस इज द इंटरनल फैक्टर. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मींस कोई नया इन्वेंशन हुआ जो आज तक था ही नहीं. कंप्यूटर पहले नहीं था. अब अगर हम पहले बात करें कि 1940 में रेलवे में कंप्यूटर नहीं था, अरे रेलवे में कहीं भी नहीं था. ओके, तो इट विल बी, उस टाइम पे हम बात करें तो ये एक्सटर्नल फैक्टर था कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना नहीं था. अगर हम 2025 की बात करें कि अभी कोई डिपार्टमेंट में कंप्यूटर नहीं है, तो वो उसका इंटरनल इशू है. दे आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट योर न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है.
तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मींस नया जो भी डेवलप हुआ, नई टेक्नोलॉजी जो आई, ठीक है, तो इट इज एक्सटर्नल फैक्टर। मीडिया इन्फ्लुएंस, वर्ड ऑफ माउथ, लोग आपस में कैसे आपस में बात कर रहे हैं कि हाँ भाई टाटा की कंपनी, टाटा की आप गाड़ी खरीजिएगा, वो सेफ्टी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, क्वालिटी इज वेरी गुड, तो आपस में वर्ड ऑफ माउथ, कस्टमर्स आपस में कैसे एक दूसरे से बता रहे हैं, मीडिया कैसे आपका एडवर्टीजमेंट कर रहा है। डेमोग्राफिक चेंजेस इन द कस्टमर, ठीक है, इस डेमोग्राफिक चेंजेस इन द कस्टमर मींस कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, एज स्ट्रक्चर, ओके, क्लास स्ट्रक्चर, कास्ट स्ट्रक्चर, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी किसी स्टेट की अगर हम बात करते हैं, या फिर सपोज वी टॉक अबाउट केरला, तो अभी कुछ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज हुए हैं, लिटरेसी रेट इज वेरी हाई, सो द एडॉप्शन ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, योर कंप्यूटर्स, योर डिजिटल लर्निंग इक्विपमेंट्स विल बी मोर इन केरला, ठीक है, तो आप वहां पर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आप बेटर क्वालिटी दे पाएंगे, ओके। So these are the external and internal product your factors. ESC 2025 question was asked, which of the following are the internal factors that influence customer perception of सर्विस क्वालिटी? कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं जिससे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन, कस्टमर का परसेप्शन बनता है कि कैसी क्वालिटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही होगी? नॉलेज एक्सप्लोजन, ओके, एनुअल एंड क्वार्टरली रिपोर्ट, ओके, social values and change in lifestyle, increase in customer participation in service delivery. See, knowledge explosion is actually the external factor. Why? भाई हमने जो डेमोग्राफिक चेंज पढ़े थे वही तो नॉलेज एक्सप्लोजन है, कि लिटरेसी रेट बढ़ गया, लिटरेसी रेट बढ़ गया मतलब लोगों को नॉलेज हो गई, अब उनका जो एक्सपेक्टेशन है क्वालिटी का वो अलग हो गया, ठीक है, नहीं नहीं कि हमको, मुझे पता है, आप मुझे मत बताइए कि इस लेवल पे इस इतने रुपए में वो ऑर्गेनाइजेशन ये लेवल की क्वालिटी दे रही है एंड यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दिस क्वालिटी। सो यस, इट इज वन ऑफ द फैक्टर, बट इट इज एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, नॉलेज एक्सप्लोजन। सेकंड वन इज एनुअल एंड क्वार्टरली रिपोर्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल थिंग है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे परफॉर्म किया, कितना प्रॉफिट रहा, उसके बेसिस पे कि भाई अगर देख रहे हैं कि हाँ भाई ये कंपनी इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, दिस कंपनी इज मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स, मीन्स ये कहीं ना कहीं क्वालिटी बेटर दे रही होगी, दैट इज वाई कस्टमर्स आर प्रिफरिंग देयर प्रोडक्ट, सो इट इज एन इंटरनल, इट इज एन इंटरनल फैक्टर, ये कंपनी के जो इंटरनल परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंडेंट है। सोशल वैल्यूज एंड चेंज इन लाइफ स्टाइल, अगेन इट इज एक्सटर्नल फैक्टर, इसको याद रखना है आपको, बिहार बंगाल वाले उससे कि विदाउट टिकट लोग चल रहे हैं। इंक्रीज कस्टमर पार्टिसिपेशन इन सर्विस डिलीवरी थ्रू मोटिवेटेड एम्प्लॉयज, मतलब जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो एक्सट्रीमली मोटिवेटेड हैं, स्किल है उनके पास, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है, प्रोफेशनलिज्म है, तो इट इज ऑल्सो इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। तो ऑप्शन विल बी योर 2 and 4, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ओके। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर बार यही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, इफ यू नो, इफ यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, देन आपसे ये क्वेश्चन गाजे बाजे के साथ हो जाएगा। नाउ ESC 2019, which of the following are the relevant factors regarding quality in service sector, मीन सर्विस सेक्टर में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम जो एक्चुअली उसकी क्वालिटी, जिससे हम उसकी क्वालिटी मेजर करते हैं, ठीक है। टाइमलीनेस ऑफ सर्विस, सर्विस सेक्टर है अगर आपको, तो आप कैसे समझ सकते हो, अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट, इससे रिलेट करके आप चीज़ों को समझ सकते हो। टाइमलीनेस ऑफ सर्विस, भाई उसने बोला था कि 3 दिन में आपका जूता आ जाएगा, 7 दिन बाद आ रहा है, व्हाट विल यू से, देयर क्वालिटी इज, देयर सर्विस क्वालिटी इज वेरी वेरी पुअर, तो यस, सर्विस टाइमलीनेस ऑफ सर्विस इज वन ऑफ द फैक्टर। कस्टमर पार्टिसिपेशन, मतलब आपसे एक्चुअली पूछा जा रहा है, मींस अगर आपने, इफ यू आर रिटर्निंग द प्रोडक्ट, आपने बोला कि ये भाई प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों अच्छा नहीं, आप क्यों रिटर्न कर रहे हैं, हमको बताइए। तो आपने बताया कि इसमें जो जितना इसका रेट है उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी नहीं है, या फिर साइज इशू है, जो भी है, नेक्स्ट टाइम व्हाट विल हैपन, वो आपके फीडबैक को कंसीडर करेंगे एंड दे विल इंप्रूव देयर क्वालिटी। सो यस, कस्टमर पार्टिसिपेशन इज वन ऑफ द फैक्टर। नेक्स्ट वन इज कंपनी पर्सनल मोटिवेशन, सेम थिंग भाई, वो जो पर्सनल है वो मोटिवेटेड है कि नहीं, कमिटेड है कि नहीं अपना काम करने के लिए। अब वो जो सर्विस पर्सन है वही डिलीवरी वाला, आपकी डिलीवरी आगे रखी हुई, लेकिन डिलीवरी वाला जो डिलीवरी पार्टनर है वही डिलीवरी नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि आज संडे है, आज मैं नहीं जाता, आज तो मेरा सोने का दिन है, तो क्या होगा कि कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विस क्वालिटी है वो डिटोरिएट होगी। नेक्स्ट वन इज कंपनी कल्चर, भाई अगर पता चला कंपनी का कल्चर ही यही है कि सारे एम्प्लॉय संडे को सोते हैं, तो वो डिलीवरी पार्टनर अकेला आके क्या कर लेगा, उसके पास प्रोडक्ट ही नहीं आया, वो बोलेंगे क्या करूं सर, वो जो जहां से आपका प्रोडक्ट आना था वो वेयर हाउस के मैनेजर वो आज सो रहे हैं क्योंकि संडे है। तो यस, कंपनी कल्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, सो आंसर विल बी 1 2 3 4। ओ माय गॉड, 1 2 3, नो आंसर विल बी ये दिस, इसमें थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, आंसर विल बी सी, ओके, याद रहेगा आपको।
तो यस, विच ऑफ द रिलेवेंट फैक्टर्स रिगार्डिंग सर्विस क्वालिटी इन सर्विस सेक्टर। सो सारा ये आपका सी रहेगा, ये थोड़ा सा यार गलत हो गया है ना, नो प्रॉब्लम, आंसर विल बी सी, ऑल विल बी द आंसर्स। और अब मैंने आपको बेटर अच्छे लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी कर दिया कि क्यों ऐसा होगा, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यू हैव एक्चुअली, आपको एग्जांपल बस, यू ओनली हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल एंड फ्रॉम दैट एग्जांपल यू हैव टू पुट ऑल दीज स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट एग्जांपल। अगर आपने इसमें सर्विस सेक्टर में अमेजॉन का एग्जांपल उठाया या फ्लिपकार्ट का, स्नैपडील का, किसी का भी एग्जांपल उठाया, फिर आप ये देख रहे हैं कि ये पॉइंट एक्चुअली जस्टिफाइड है कि नहीं है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओ माय गॉड, सेम ईयर, which one of the following the steps that are involved in product improvement cycle? क्वालिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? Sell it in the market, determine the quality of performance, design the product based on customer need, test in the laboratory. ये क्या कहना चाह रहा है? Let's try to understand. You have developed a product. For example, I have developed this pen. मैं कोई कंपनी हूँ, मेरी ये कोई कंपनी है, मैंने ये पेन बनाया. Now you want to improve the quality of pen. तो कैसे? आप कैसे? अब for example, I am making these lectures. वॉट आई एम डूइंग इज, आई एम नॉट, ऐसा नहीं है कि मैं सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स पहले रिकॉर्ड करूं फिर उनको मार्केट में या फिर आपके पास लॉन्च करूं। नो, वॉट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं सब्जेक्ट वाइज आई एम रिकॉर्डिंग देम, आई एम लॉन्चिंग इन द मार्केट, आई एम लुकिंग फॉर द फीडबैक्स ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक्चुअली सेटिस्फाइड है कि नहीं है। इफ students are suggesting, sir, you are using too much Hindi, so I will use English. If students are telling that, sir, your pronunciation is not correct, I will work on your pronunciation. If they are telling, sir, you are missing these topics, so I will try to cover these topics from my next lecture. तो पहली स्टेज क्या होगी कि मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहले तो उतारूं, बेचूं, I will sell it in the market, then only I will be able to understand what are the, whether my product is meeting the expectations of the customer or not. Okay. नेक्स्ट वन इज डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सेम थिंग कि भाई जो मैंने सोचा था वैसा इसका, इस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस है कि नहीं है, वेदर आई माई प्रोडक्ट आर एक्चुअली एबल टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर। तो इट विल आल्सो बी देयर। डिजाइन द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर नीड्स। अभी बच्चों ने मुझसे बोला अगर सपोज कि सर यू आर यूजिंग टू मच हिंदी, तो मैं समझ गया कि स्टूडेंट्स की नीड है, दे वांट मी टू स्पीक और टू टीच ओनली इन इंग्लिश। सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल अपलोड माई लेक्चर्स इन इंग्लिश। तो कस्टमर की नीड से मैंने दिया। अभी नहीं, अभी तो हिंदी बोल सकता हूँ, अभी तो आज़ादी है मुझे भाई, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, टेस्ट इन द लेबोरेटरी। अब ये प्रोडक्ट की बात हो रही है भाई कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया था, आप उसको लैब में भेज के देखिए कि भाई ये जो भी स्पेसिफिकेशन है वो मीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ओके। अब लेक्चर के एग्जांपल में अगर हम लेबोरेटरी के बारे में बात करें तो कैसा है, तो भाई कैसा कर सकते हैं कि मैं किसी AI टूल का इस्तेमाल करके मैं देखने की कोशिश करता हूं कि मैं किन किन वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस कर रहा हूं। ओके, व्हाट आर द प्रॉब्लम, व्हाट आर द एरियाज इन विच आई कैन इंप्रूव। तो AI टूल इज ऑल्सो वन ऑफ द लेबोरेटरी, ठीक है। अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करें, इस पेन की बात करें, तो हम लैब में भेज के ये देखते हैं कि ये कितना स्ट्रेंथ सस्टेन कर पाएगा, कब ये टूट जाएगा, कितनी इसकी लाइफ रहेगी। तो यस, लैब में भेज के हम उसका एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, ठीक है। तो ऑल फोर विल बी द आंसर। ऐसे समझने की कोशिश करनी है आपको। अगर आपने रटा तो फिर आपका टेक्निकल पेपर गया, और फिर आपको लगेगा कि यार इसमें तो बहुत रटने का है, स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रैक्टिसेस में, एथिक्स में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत थ्योरेटिकल है, और सर ने जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा वो सब आप कहीं पे भी देख लीजिए, यूट्यूब में या जो भी बड़े बड़े कोचिंग पढ़ा रहे हैं वो बोलेंगे कि इसको रटो, उसको रटो। रटोगे तो खत्म हो जाओगे, समझोगे तो कर पाओगे, रटने से आप बोर हो जाओगे। नाउ क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वालिटी मेंटेन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। वैसे तो हर डिपार्टमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन में देयर विल बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट whose name will be quality control and quality assurance department। उनका मेन एम यही है कि भाई क्वालिटी जो प्रोडक्ट की रहे वो एज पर प्रोडक्ट, एज पर कस्टमर एक्सपेक्टेशंस रहे। तो ये डिपार्टमेंट प्राइमरी डील्स विद मेंटेनिंग क्वालिटी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट it is collective responsibility for all the departments also like design, manufacturing, sales, ये सब है, इनकी भी जिम्मेदारी है कि ये क्वालिटी मेंटेन करें, ठीक है। ये आपको याद रखना है हमेशा कि ऐसा नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट अकेले में खुद नहीं कर पाएगा, ये पूरी एक ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब सारे डिपार्टमेंट इंश्योर करेंगे कि हाँ भाई क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए, तभी आप क्वालिटी मेंटेन रख सकते हैं। ESE 2020 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इंश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट प्लानिंग, पैकेजिंग एंड शिपिंग, सेल्स। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करना। अभी मैंने आपको यहां पर बताया कि सेल्स डिपार्टमेंट का
भी इक्वल इंपॉर्टेंस है क्वालिटी मेंटेन रखने में. क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई एम टॉकिंग अबाउट. फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट अमेजॉन, अभी वो अगर डिलीवरी पर्सन संडे को नहीं आ रहा है, सो रहा है, व्हाट विल हैपन, द क्वालिटी of organization or service quality of organization will be compromised. But question is asking about quality of product. सर्विस के बारे में बात नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, इस पेन के बारे में बात कर रहा है कि इसकी अगर क्वालिटी मेंटेन रखनी है तो किसका किसका काम होगा. तो प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट जो जिस डिपार्टमेंट ने, जिस टीम ने इस पेन की डिजाइन की है, दैट यहाँ पर थोड़ा सा पतला होना चाहिए, इट शुड बी वेरी इजी टू होल्ड. अब यहीं पर वो अगर कील या फिर आलपिन लगा देते, मुझे पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही होती, तो उसकी क्वालिटी पुअर में बोलता. ठीक है, तो डिजाइन का, प्रोडक्ट डिजाइन डिपार्टमेंट जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट प्लानिंग. जो प्लान कर रहे हैं कि कस्टमर आई मीन किस क्या कस्टमर बेस है, कहाँ पर ये प्रोडक्ट एक्चुअली जाएगा, यार कहाँ पर ये प्रोडक्ट एक्चुअली जाएगा, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है. ठीक है, उसको समझ के जब कर रहे हैं तो मार्केटिंग, अगर सपोज ये पेन उन्होंने लेबर जो मैनुअल लेबर है उनको बेचने की कोशिश की, व्हाट दे विल से कि मुझे ये सब की जरूरत नहीं है, ये सब बेकार है मेरे लिए. ठीक है, तो इट डजंट मीन दैट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज पुअर. इट इज एक्चुअली आपका जो मार्केटिंग टीम है उसने गलत जगह जाके अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज पैकेजिंग एंड शिपिंग. आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो टूटा फूटा आ रहा है. नाउ व्हेन कस्टमर, आपने जब शूज ऑर्डर किए थे, वो जब शूज आए आपने किए थे 8 नंबर, पूरे जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट ने वो अच्छे से 8 नंबर के शूज़ डिज़ाइन किए हुए थे. मार्केटिंग टीम ने भी बोला हुआ था कि ठीक है, अगर आपका जो ऑर्डर आया है वो कानपुर का आया है तो नियरेस्ट वेयर हाउस इज गाजियाबाद, तो गाजियाबाद से हम प्रोडक्ट को भेजेंगे तो जल्दी पहुंच जाएगा. तो मार्केटिंग टीम ने भी अपना काम कर दिया. पैकेजिंग टीम ने कांड कर दिया, उसने शूज की जगह क्या किया, मिठाई का डिब्बा रख दिया, और जब आपने जूते पहनने के लिए खोले तो आपको लड्डू दिख रहे हैं उसमें. तो ये किसकी प्रॉब्लम है, ये पैकेजिंग एंड शिपिंग टीम की गलती है और इसकी वजह से आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज हो गई. ठीक है, और ये सेल्स में आपको बता चुका हूँ, इट इज टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट. ठीक है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्विस. अगर सर्विस बोल रहा होता और ऑप्शन में 1 2 3 4 होता तो हम 1 2 3 4 लगाते. तो आंसर इज ए. ठीक है, आप हमेशा थोड़ी कीवर्ड्स में वो कंफ्यूज करने की कोशिश करता है. जब जब प्रोडक्ट की बात होगी तो सेल्स नहीं होगा. इस पर कई बार भी क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वालिटी. द टाइप्स ऑफ क्वालिटी, आज तक इस बारे में मैंने सोचा नहीं कि क्वालिटी के भी टाइप हो सकते हैं. बहुत ईजी है, क्वेश्चंस आर एक्चुअली बीइंग आस्क्ड. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. Conformance quality means the degree to which the product specification and feature meet the customer need. Conformance means कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर की नीड को कितना ज्यादा मीट कर पा रहा है, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को कितना ज्यादा मीट कर पा रहा है, दैट विल बी नोन एज योर कन्फर्मेंस क्वालिटी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिजाइनिंग अ कार विद गुड माइलेज, सेफ्टी, कंफर्ट, भाई यही चाहिए था कस्टमर को और आपने ये दे दिया, तो वो कहेगा कि इसकी कन्फर्मेंस क्वालिटी बहुत अच्छा है. डिजाइन क्वालिटी, द डिग्री टू विच द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट मैचेस द डिजाइन स्पेसिफिकेशन. अब आपने ड्यूरिंग द डिजाइन ऐसी कोई कार बनाई थी कि वो इजिली 120 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में जा सकती है, ये डिजाइन थी आपकी. लेकिन जब एक्चुअल प्रोडक्ट आपका बना तो क्या हो रहा है कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जाने पर उस गाड़ी में वाइब्रेशन शुरू हो जा रहा है, स्टीयरिंग हिलने लग रही है. तो क्या कहेंगे कि भाई इसकी डिजाइन क्वालिटी गलत है, कुछ तो इसमें गड़बड़ी है. द प्रोडक्ट इज नॉट एबल टू मीट इट्स डिजाइन क्राइटेरिया. परफॉर्मेंस क्वालिटी, हाउ वेल अ प्रोडक्ट परफॉर्म्स इट्स इंटेंडेड फंक्शन. ठीक है, ए वॉशिंग मशीन दैट क्लीन्स क्लॉथ्स एफिशिएंटली. आपने कोई बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन बना दी थी, ठीक है, और उसमें बोल दिया था कि इतने कपड़े तक धुल सकती है, और पता चला कि एक कपड़ा भी आप डाल रहे हैं तो धड़ 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 करके हिलने लग रही है. तो क्या कहा जाएगा कि ठीक है, इसके जो परफॉर्मेंस है, बेसिक परफॉर्मेंस है, वो ही ये मशीन नहीं कर पा रही है. सो दैट विल बी नोन एज योर परफॉर्मेंस क्वालिटी. ओके, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा बोरिंग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. Next one is reliability quality. We will have a detailed discussion on reliability. रिलायबिलिटी क्या है, किसी भी चीज की गारंटी वारंटी की जब हम बात करते हैं कि यस, एबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली ओवर टाइम विदाउट फेल्योर. अगर हम आपको ये पेन दे रहे हैं, आई मीन एज अ प्रोड्यूसर, इफ आई एम गिविंग यू दिस पेन एंड आई एम टेलिंग यू दैट कि इसको आप 1 साल तक बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकते हैं. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम within 1 year, come back to us, we will replace it. So what I'm trying to tell you that the reliability of this one is that there is a 100% guarantee that this product will not fail. But मैंने 2-4 पेजेस ही लिखे और ये पेन टूट के चकनाचूर हो गया,
तो मैं क्या कहूँगा कि इसकी रिलायबिलिटी क्वालिटी बहुत गंदी है। गारंटी उन्होंने 1 साल की ली थी, बट ये 1 दिन भी टिक नहीं पाया। तो दैट विल बी नोन एज योर रिलायबिलिटी क्वालिटी। एग्जाम्पल है एन इन्वर्टर दैट वर्क्स स्मूथली फॉर ईयर्स विदाउट ब्रेकडाउन। भाई इन्वर्टर का वारंटी थी 5 साल की और वो 15 साल से लाइट जाने पर टीवी चला रहा है, तो उसकी रिलायबिलिटी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी। हाउ लॉन्ग अ प्रोडक्ट लास्ट बिफोर इट डिटोरियोरेट्स और नीड रिप्लेसमेंट। ये रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई मैंने ये बोल दिया, भाई रिलायबिलिटी तो उसने ये बोला कि सर 1 साल तक इसके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगी। फिर वो आदमी बोल रहा है कि लेकिन सर 3 साल के बाद आप इसको यूज मत कीजिएगा, क्योंकि 3 साल के बाद ये मोस्ट प्रोबेबली टूट सकता है और आपके हाथ में लग सकता है। तो ये उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात हो गई। रिलायबिलिटी मींस मिनिमम टाइम जब तक की वो गारंटी दी जा रही है, और ड्यूरेबिलिटी मींस मैक्सिमम टाइम तब तक की वो गारंटी दी जा रही है। भाई 1 साल के पहले सर ये नहीं टूटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, तो ये उसकी रिलायबिलिटी हो गई। सर 3 साल के बाद आप इसको चेंज कर दीजिएगा, रिप्लेस कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट इट विल ब्रेक डाउन आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स इसकी ड्यूरेबिलिटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सर्विस क्वालिटी। द क्वालिटी ऑफ सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइडेड बिफोर एंड आफ्टर द सेल। भाई सेल करने के बाद एक्चुअली आपका डिलीवरी एजेंट आपको मटेरियल देके गया, अब आप रिटर्न कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा है, तो ये पुअर सर्विस क्वालिटी हुई आपकी। ओके, नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। किसी भी क्वालिटी की कॉस्ट क्या होती है। भाई ये हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट सर्विस हम प्रोवाइड करें, वी शुड प्रोवाइड द बेस्ट कन्फर्मेंस, कस्टमर की नीड हम पूरी करें, तो इस सब में एफर्ट डालना पड़ रहा है ना। वी आर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, हम अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग वेरी गुड डिजाइन। तो ये सब का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हुआ दैट इज नोन एज एक्चुअली कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो लेट्स सी व्हाट द इंग्लिश सेज। द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज टोटल इनकर्ड cost to ensure that a product or service meets the required quality standards, including the cost of conformance and cost of non-conformance। भर भर के क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, नॉन कन्फर्मेंस, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट, इंटरनल फेल्योर, एक्सटर्नल फेल्योर, तो समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए प्रोडक्ट करते रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए थोड़ा सा बॉलीवुड की तरफ चलते हैं। यू मस्ट हैव वॉच्ड दिस मूवी अ वेडनेसडे, नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। No, this is the police commissioner. When he is facing some extraordinary problem, what he says to his superiors or his seniors, I want 10 good men. Means he want 10 products of very high quality. उसकी बहुत, उन प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। उनके ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कस्टमर साहब, इनको एज अ कस्टमर हम ट्रीट करेंगे, उन 10 पुलिसमैन को वी विल ट्रीट एज प्रोडक्ट्स। ओके, सो व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग कि वो बहुत ऑनेस्ट होने चाहिए, वो क्या बोलते हैं, नेगेटिव सिचुएशन को फेस करें, उनको मौत का खतरा ना हो, मौत का डर ना हो। तो जो वो आदमी है वो उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हों, ये वो चाह रहे हैं। तो आई वॉन्ट 10 गुड मैन मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट 10 मैन ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। ठीक, तो उन 10 मैन को इनको प्रोवाइड करने में कौन कौन सी कॉस्ट इनकर हुई हैं, अब एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस आता है, ये टेबल को आप बना लीजिएगा, आपको याद रखना आसान रहेगा। ठीक है, बाकी डिटेल में डिस्कशन तो हम लोग कर ही रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस में 2 चीजें आती हैं, प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस में देयर इज इंटरनल फेल्योर एंड एक्सटर्नल फेल्योर्स। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस क्या है? The cost of conformance is the cost incurred to ensure a product or service meets quality standard, such as expense on training, inspection, quality audits. अभी जो कमिश्नर साहब ने पुलिस वाले मांगे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन है गुड क्वालिटी। वो गुड क्वालिटी के पुलिस ऑफिसर्स देने के लिए सिस्टम को कहाँ कहाँ खर्चा करना पड़ा। उनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई होगी, उनको उनका स्किल डेवलपमेंट किया होगा, उनको ये सिखाया होगा कि ईमानदारी क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये जो उनको गुड पुलिसमैन को जब वो ज्वाइन किए होंगे तो वो हमारे आपके जैसे होंगे, हमारे जैसे तो नहीं होंगे, आपके जैसे होंगे। उनको कुछ नहीं पता होगा, फेसबुक में स्टेटस डाला होगा कि भाई मैं पुलिस में हो गया, 4-5 लोगों से अपना कूल बने होंगे, बताया होगा, अब वो सब हो गया। अगर वैसे ही आदमी अगर दे दिए जाएंगे कमिश्नर साहब को, तो वो छोड़ के भाग जाएंगे और कमिश्नर साहब की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाएगी। तो उनकी एक्सपेक्टेशन मीट करने के लिए उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई होगी। उनका ट्रेनिंग के बाद इंस्पेक्शन हुआ होगा, जो ट्रेनिंग के बाद एग्जामिनेशन होता है कि भाई वेदर दे आर एक्चुअली एलिजिबल, वेदर दे आर एक्चुअली कॉम्पिटेबल टू फॉर दिस यूनिफॉर्म सर्विस। ठीक है, क्वालिटी ऑडिट मीन्स जो रेगुलर उनके चेकअप हुए होंगे कि वो हर पीरियोडिक
इंस्पेक्शन उनके हुए होंगे, उनके सीनियर्स जा जाके 1 साल बाद देख रहे हैं कि वो उनका परफॉर्मेंस कैसा है। ओके, तो दीज आर द क्वालिटी ऑडिट्स। तो ये सारे कॉस्ट होंगे जो सिस्टम को खर्च करने पड़े कि कस्टमर मींस अनुपम खेर साहब के एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए। ओके, इसमें कौन कौन से कॉस्ट आएंगे? एक तो कॉस्ट आ गया कि एग्जामिनेशन, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, लाखों लोग बोल रहे होंगे कि हम उन 10 लोगों में शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस डिपार्टमेंट ने एक पहले एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया होगा। उस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे उन्होंने जो नॉन हमें पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, पुअर क्वालिटी कैंडिडेट्स हैं, उनको एलिमिनेट किया होगा। सिर्फ जो अच्छी क्वालिटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको उन्होंने इंक्लूड किया होगा। ठीक है, और जो इंक्लूड करने के बाद जो लोग पास हो गए फिर उनकी ट्रेनिंग हुई होगी। ठीक है, ये ट्रेनर साहब हैं, ये इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग में जो कॉस्ट खर्च हुआ, एग्जाम में जो कॉस्ट खर्च हुआ, दीज ऑल विल बी द कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस। सिस्टम ने ट्राई किया कि दीज कैंडिडेट्स शुड मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अवर कस्टमर। कस्टमर मीन्स अनुपम खेर साहब। ओके, अब इसमें 2 है कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन, कॉस्ट इनकर्ड टू अवॉइड द डिफेक्ट एंड इंश्योर द क्वालिटी फ्रॉम बिगिनिंग। शुरुआत से ही हम ट्राई कर रहे हैं कि जो पुलिसमैन हो वो अच्छे क्वालिटी के हो, फेल ना हो, डिफेक्ट ना हो उनके में निकले। ठीक है, इसमें एग्जांपल है एम्प्लॉय ट्रेनिंग ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी प्लानिंग। ये सब तो किताबों में लिखा हुआ है। अगर आप चीज़ों को समझ गए तो उसके बाद जो ये किताब में लिखा हुआ है, जो ये स्लाइड है, आप उसको देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन में आपका ये एंट्रेंस एग्जाम वाला वो आ गया कि भाई पहले से ही उन्होंने ट्राई कर लिया कि बेस्ट क्वालिटी आए और जो पुअर क्वालिटी है वो एलिमिनेट कर दी जाए। ठीक है, अवॉइड कर दिया डिफेक्ट। कॉस्ट ऑफ अप्रेजल, अब लोग आ गए, एग्जाम के बाद आ गए, अब ये देखना है कि उन लोगों में कुछ डिफेक्टेड लोग भी आ गए हैं, उनको कैसे पकड़ेंगे? तो कॉस्ट इनकर्ड टू इंस्पेक्ट, टेस्ट एंड मीजर द क्वालिटी टू इंश्योर द कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स। अब ये ट्रेनिंग के थ्रू हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफेक्टिव पीसेस हैं, कौन कौन से डिफेक्टिव कैंडिडेट्स हैं। तो ट्रेनिंग के थ्रू हमने देखा कि भाई उन्होंने बताया कि सर ये जो कैंडिडेट है ये बहुत वीक है, इसकी इतनी ज़्यादा स्टेमिना नहीं है, तो हम इसको बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में या बहुत बड़े मिशन का पार्ट नहीं बना सकते। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ अप्रेजल। ठीक है, कि इंस्पेक्शन करके जो आप प्रोडक्ट में देख रहे हैं, प्रोडक्ट बन गया, इंक्लूड कर लिया, अब आप देख रहे हैं कि उनमें क्या कमी है क्या नहीं है। इसमें एग्जांपल है इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड क्वालिटी ऑडिट, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की आप ये ट्राई कर रहे हैं कि भाई मशीन आपका प्रोडक्ट बन रहा है, अब प्रोडक्ट बनते टाइम अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो वो सिस्टम को बताया जाए। तो रॉ मटेरियल में कोई डिफेक्ट आ रहा है, उसको चेक करने के लिए एक टीम बैठी होगी। प्रोडक्ट टेस्टिंग मतलब प्रोडक्ट बन गया, अब उसको एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में चेक किया जाएगा कि वो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन मीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कैलिब्रेशन ऑफ मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, पता चले ट्रेनर में ही खराबी है, तो ट्रेनर का भी एक टाइम टू टाइम एग्जाम होगा ना। इसी को कैलिब्रेशन ऑफ मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि जो आदमी बता रहा है कि कौन सही है कौन नहीं है, उसकी भी अच्छाई हमको देखनी है कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, सप्लायर इवेल्युएशन, एक रैंडम कोई बड़े ऑफिसर साहब आएंगे ट्रेनिंग सेंटर में, वो देखेंगे कि हाँ कैसा चल रहा है, ट्रेनिंग कैसी दी जा रही है। ओके, तो दीज ऑल विल बी योर कॉस्ट ऑफ अप्रेजल। नाउ कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, अभी तक आपने ट्राई किया कि कोई पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर तक ना पहुंचे, अब कस्टमर तक वो पहुंचने वाला है, पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट बन गया, सिस्टम ने बना दिया, अब उसमें क्या करना है? तो उसमें आता है, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। इट द कॉस्ट इनकर्ड व्हेन अ प्रोडक्ट और सर्विस फेल्स टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग रीवर्क, स्क्रैप, वारंटी क्लेम एंड कस्टमर कंप्लेन। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इतना मेहनत करने के बाद, इतनी ज्यादा एग्जाम लेने के बाद आपने ये मोटा ठुलठुला सा आदमी निकाल दिया जो गरीब आदमी से पैसे लेकर आ, तो ये कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस है। अब इसको आपको नौकरी से निकालना है, इसका कोर्ट मार्शल करना है, इस पर एक्शन लेना है, एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बैठालनी है, वो जो इंक्वायरी कमेटी होगी उसकी सैलरी सिस्टम देगा कि भाई तुम इसकी इंक्वायरी करो, पैसा हम तुमको दे रहे हैं। तो ये जो खर्चे होंगे कि भाई डिफेक्टिव पीस को निकाल के बाहर फेंकने का जो खर्चा है, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। अब ये डिफेक्टिव पीस कहाँ मिला है? सिस्टम के अंदर मिल गया, सिस्टम के अंदर ही लोगों ने बता दिया कि ये गंदा आदमी है, विसल ब्लोअर के थ्रू, विसल ब्लोइंग जो आपने एथिक्स में पढ़ा होगा, या फिर बाहर के लोगों ने बोला है कि सर ये गंदा आदमी है। तो इसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस को विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल फेल्योर एंड एक्सटर्नल फेल्योर्स। तो इंटरनल फेल्योर इज कॉस्ट इनकर्ड टू फिक्स द डिफेक्ट
बिफोर द प्रोडक्ट रीचेज द कस्टमर, कस्टमर के पास पहुंचने के पहले ही आपने पहले ही इनको पता कर लिया था कि ये आदमी अनुपम खेर साहब के मिशन को संभाल नहीं पाएगा, तो दैट इज योर इंटरनल फेल्योर कॉस्ट। दैट इंक्लूड्स रीवर्क एंड रिपेयर, स्क्रैप एंड वेस्टेज, री इंस्पेक्शन, मशीन डाउन टाइम ड्यू टू पुअर क्वालिटी, मतलब उस प्रोडक्ट को आपको फेंकना पड़ेगा, उस पर दोबारा काम करना पड़ेगा, दोबारा उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उसको काट छाट के दोबारा डायमेंशन में लाना पड़ेगा, दोबारा इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, दैट विल बी योर इंटरनल फेल्योर विद इन द सिस्टम जो काम हो रहा है। एक्सटर्नल फेल्योर्स क्या है कि कॉस्ट ऑकर्ड आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर, भाई पुलिसमैन अनुपम खेर साहब को दे दिए गए, मिशन पे भेज दिए गए, और वहां पे जब कोई प्रॉब्लम हुई तो उसने क्या किया, उसने बंदूक फेंकी और बोल रहा है कि हमसे ना हो पाएगा, तो दैट विल बी नोन एज योर एक्सटर्नल कॉस्ट। इसमें क्या होगा, वारंटी क्लेम, अब वो दोबारा अनुपम खेर साहब सिस्टम को बोलेंगे कि आपने जो प्रोडक्ट दिया था बहुत ही घटिया प्रोडक्ट है, बहुत ही बेकार ऑफिसर है, अब हमको नया ऑफिसर चाहिए, तो दैट इज वारंटी क्लेम। हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन, अब अनुपम खेर साहब कंप्लेन करेंगे तो किसको करेंगे, अपने सुपरवाइजर को करेंगे, सीनियर को करेंगे, सीनियर विल टेक सम एक्शन। लॉस ऑफ रेपुटेशन, अब नाउ कस्टमर विल अब्यूज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अब ये जो है आपके अनुपम खेर साहब ये अपने सीनियर्स को बोलेंगे कि आपका सिस्टम कितना घटिया है, मैंने आपसे 10 आदमी अच्छे बोले थे, आपने एक ये डिफेक्टिव पीस हमको भेज दिया। लीगल क्लेम और कंपनसेशन, ओके, इफ आप क्या कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं दिया, ओके, इसी पेन की बात करें, अब ये कस्टमर के पास जाके ये 2 ही दिन में टूट गया और you are I mean company is not able to attend the complaint, what will happen, they will sue you in the court, they will lodge a court case against you, भाई कंपनी ने पैसा ले लिया और घटिया प्रोडक्ट दे दिया, तो अब कंपनी को एक वकील रखना पड़ेगा जो इनके केसेस लड़ेगा, तो these all are the external failure cost of non conformance। ESE 2022, इससे ज्यादा सिंपल और इजी लैंग्वेज में अगर कोई समझा रहा है, यू प्लीज स्टॉप माई लेक्चर, और आपको जहां से पढ़ना है आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूं कि अगर आपके 5 से 6 घंटे जा रहे हैं तो आपके दिमाग के अंदर एग्जाम्पल के थ्रू चीजें घुस जानी चाहिए, ठीक है, और क्वेश्चन आए आपके सामने, आप उस एग्जाम्पल को याद करें और वो क्वेश्चन दम तोड़ दे बिना रटे, आपको रटना नहीं है, मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा कि यू डू नॉट हैव टू मक थिंग्स अप। व्हाट आर द मेजर कैटेगरीज फॉर क्वालिटी कॉस्ट, ओके, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, इंटरनल फेल्योर कॉस्ट। भाई प्रिवेंशन कॉस्ट ठीक है सर, ये हमने देखा था, ये कॉस्ट ऑफ कॉन्फर्मेंस है, ये भी कॉस्ट ऑफ कॉन्फर्मेंस है। इंटरनल फेल्योर कॉस्ट जो है वो आपका वो कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्फर्मेंस है। प्रोडक्शन कॉस्ट सर, ये क्वालिटी कॉस्ट कहाँ हुआ, प्रोडक्शन तो मतलब कंपनी मशीन पे काम कर रही है, चीजें बना रही है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्वालिटी कॉस्ट। सो आपका आंसर कौन सा होगा, 1, 2 एंड 4, आंसर बी, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ओके। उन चारों को आपने याद कर लिया तो आपसे चीजें हो जाएंगी। Thank you so much. Okay, now next one is quality assurance and quality control। अभी ये क्या है, हमने बताया था कि क्यू एंड क्यूसी डिपार्टमेंट होता है, इसका काम होता है क्वालिटी मेंटेन रखना। अभी एक क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस इज द प्रोएक्टिव प्रोसेस फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिंग द डिफेक्ट, मीन्स दिस क्वालिटी एश्योरेंस इज रिलेटेड टू कॉन्फॉर्मेंस, कि प्रोडक्ट में फेलियर ही ना हो। एंड क्वालिटी कंट्रोल इज रिएक्टिव अप्रोच फोकस्ड ऑन डिटेक्टिंग द डिफेक्ट इन फिनिश प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बन गया है, अब आप उसमें देख रहे हैं कि उनमें से कितने गलत प्रोडक्ट बन गए हैं। क्वालिटी एश्योरेंस में आपको ट्राई करना है गलत प्रोडक्ट बने ही ना, लेकिन 100% एफिशिएंसी तो करनॉट भी नहीं दे पाया, किसी ना किसी में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। तो अगर जब गलत प्रोडक्ट बन गए तो वो गलत प्रोडक्ट पहले ही आप छाट के अलग कर लें और वो कस्टमर तक ना पहुंच पाए, इसमें होता है आपको क्वालिटी कंट्रोल। तो इसको हम नॉन कॉन्फर्मेंस के बेसिस, नॉन कॉन्फर्मेंस है ये। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई क्वालिटी एश्योरेंस का, टू इंश्योर दैट द प्रोसेस और प्रोडक्शन इज राइट, ठीक है, कि हमारा जो प्रोसेस है वो ही सही रहे। क्वालिटी कंट्रोल का क्या है, टू इंश्योर दैट द फाइनल प्रोडक्ट इज राइट, अभी फाइनल प्रोडक्ट बन गया और वो फाइनल प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस का क्या है कि प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, बेस्ट प्रोडक्ट दे, ठीक है। फोकस एरिया क्या है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है भाई, ये क्वालिटी एश्योरेंस में आप मशीन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़्यादा ध्यान देंगे, आप सुपरवाइजर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, उनको बोलेंगे भाई तुमको ध्यान देना है, गलती से गलत प्रोडक्ट ना बन जाए, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल में आपको क्या करना है, आप प्रोडक्ट पर ध्यान देंगे कि भाई अब तो प्रोडक्ट बन गया, आप सुपरवाइजर से कुछ नहीं होगा, अब आपको प्रोडक्ट देखना है कि प्रोडक्ट सही बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल डील्स विद प्रोडक्ट ओरिएंटेड, इट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सिंपल सिंपल। नेचर ऑफ वर्क, इसमें आप प्रिवेंटिव है, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया, प्रोएक्टिव मींस प्रिवेंटिव, ठीक है। बिफोर प्रोडक्शन
करेक्टिव मींस आफ्टर प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्वालिटी एश्योरेंस की, शेयर्ड बाय ऑल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। सारे लोग, प्रोडक्शन टीम जो होगी, डिजाइन टीम जो होगी, आपका जो प्लानिंग टीम होगी, उनका सबका रोल होगा। क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक स्पेशल आपको कुछ लोग बैठाने पड़ेंगे। तो ये इंस्पेक्शन टीम जो होती है, ये देखती है कि भाई जब पूरा मेटेरियल बन गया, सपोज ये पेन बनना था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस पेन को बनाने में आपने क्वालिटी एश्योरेंस का क्या यूज किया कि भाई पेन की डिजाइन बेस्ट हो, ये डिजाइन डिपार्टमेंट ने किया। पेन का जो टोटल कितने पेन बनने हैं पर डे, तो जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट, सपोज कस्टमर ने 2000 पेन की एक डिमांड डाली और उन्होंने बोला हमको 3 दिन के अंदर चाहिए, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि कितनी शिफ्ट में कितने कितने पेन बनने हैं कि 2 दिन के अंदर उनको 2000 पेन दे पाए। तो यस, उनका भी एक रोल हो गया। आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो मशीन ऑपरेटर है, उनका भी रोल हो गया। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस में हो गया। अब पेन बन गए, 2000 पेन बन गए। अब इंस्पेक्शन टीम उन 2000 पेन को चेक करेगी कि उनमें से कोई गलत पेन, डिफेक्टिव प्रोडक्ट तो नहीं है जो कस्टमर के पास जाए और बाद में प्रॉब्लम हो। तो क्वालिटी कंट्रोल इज डेल्ट बाय इंस्पेक्शन department and quality assurance is dealt by all the departments which are actually involved in the production process. टेक्निक कौन कौन सी यूज करते हैं भाई? देखो, प्रोसेस ऑडिट, ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, यही कागज वाली जो कागजी कार्रवाई है, प्रोडक्ट उनको सुपरवाइजर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, यही सब काम करना है क्वालिटी एश्योरेंस में। क्वालिटी कंट्रोल में क्या करना है? इसमें इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, सैम्पलिंग, डिफेक्ट एनालिसिस, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एसक्यूसी, स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल, और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो बेसिकली क्या आपको ये पूरा टेबल याद रखनी? नहीं, आपको क्या क्या याद रखना है बताता हूँ। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोएक्टिव अप्रोच है, ये प्रिवेंट करता है डिफेक्ट को, एक तो ये याद रखना है। और ये रिएक्टिव है, ये डिटेक्ट करता है। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए? मोस्टली ऑल डिपार्टमेंट, एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपका इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। और फोकस एरिया याद रखना है कि ये प्रोसेस ओरिएंटेड है और ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। बाकी टेक्निक फैक्निक आपको याद नहीं रखनी है, समझ में आ गया तो अपने आप ही क्वेश्चन बन जाएंगे। अब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मींस वही सेम चीज जो हमने दिखाया था कि भाई इंटरनल फ्यूल और कॉस्ट, इसमें सिस्टम का पैसा तो जा रहा है ना। सिस्टम इज एक्चुअली इन्वेस्टिंग, सिस्टम इज एक्चुअली स्पेंडिंग द मनी टू इंश्योर दैट द ट्रेनिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड, द एग्जामिनेशन इज बीइंग कंडक्टेड। अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो क्या क्या कॉस्ट है और कैसे कैसे वो कॉस्ट वेरी करता है लेवल ऑफ क्वालिटी के साथ, ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट मींस डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना बने। जैसे जैसे हम लेवल ऑफ क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे, पहले अगर हमने बोला था कि जो भी लोग आ रहे हैं वो ईमानदार हों, तो उनको हमको सिर्फ ईमानदारी की ट्रेनिंग देनी है। उसमें कुछ सपोज 5 लाख रुपए पर पर्सन आया, ठीक है। फिर आपने बोला कि नहीं नहीं, ईमानदार तो होने ही चाहिए, बॉडी बिल्डर भी होने चाहिए, ठीक है। अब उनकी जिम का खर्चा जोड़ना पड़ेगा, और खर्चा जुड़ गया भाई 2 लाख रुपए पर कैंडिडेट। फिर बोला नहीं 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 नहीं, उनका जो मेंटल एबिलिटी है, उनका जो एप्टीट्यूड है, डिसीजन लेने की क्षमता है, वो बहुत हाई फाई होनी चाहिए, जो आपकी एसएसबी वगैरह में लेते रहते हैं, ठीक है। साइको टेस्ट लेते हैं आपका, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जुड़ गई, ठीक है। तो साइको टेस्ट लेना, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लेना, वो आपको सिखाना पढ़ाना कि कैसे कैसे सिचुएशन में आपको कैसे डिसीजन लेने हैं, तो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट जुड़ गई। तो ज्यों ज्यों लेवल ऑफ क्वालिटी बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों एज द लेवल ऑफ क्वालिटी इज बीइंग इंक्रीजिंग, देन द प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा ये इंश्योर करने के लिए कि द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन इज एक्चुअली मीटिंग द डिजायर्ड क्वालिटी लेवल, ठीक है। ये देख लिया हमने भाई कि प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट बढ़ता है क्वालिटी लेवल के साथ। फेल्योर कॉस्ट, अब लेवल ऑफ क्वालिटी जैसा आपने बढ़ाते जा रहे हैं और आपने बोल दिया कि सिस्टम को, अनुपम खेर साहब को पास जाके कि सर मैं जो आपको ये 10% दे रहा हूं, ये एक्सट्रीमली ऑनेस्ट हैं, दे आर वेरी गुड इन डिसीजन मेकिंग एंड दे कर सस्टेन एनी अमाउंट ऑफ प्रेशर, कितना भी उनके ऊपर मेंटल प्रेशर होगा ये अच्छे से डिसीजन लेंगे, एंड दे आर वेरी गुड बॉडी बिल्डर्स। तो क्या होगा? फेल्योर कॉस्ट कम हो गई। अब जब वो सिस्टम पे वहां पर भेजे गए तो जितनी बेटर क्वालिटी थी उतना कम चांस है कि वो प्रोडक्ट फेल होगा, वो पुलिस पर्सन फेल होंगे इन मिशन में। तो जो फेल्योर कॉस्ट होने वाली थी, जो क्या बोलते हैं, अनुपम खेर साहब कंप्लेन करते, वारंटी लॉन्च करते, या सिस्टम को बोलते कि आपने बहुत घटिया आदमी दे दिया है, जो इंक्वायरी कंडक्ट होती, वो जो खर्चे थे वो बच गए। क्यों? बिकॉज योर प्रोडक्ट डिड नॉट फेल, योर प्रोडक्ट हैज I mean the product is actually meeting all the expectations of your customer. तो ज्यों ज्यों लेवल ऑफ क्वालिटी बढ़ती है,
त्यों त्यों वैसे ही आपका जो प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट है, जो खर्चा है वो उस क्वालिटी को मेंटेन करने का, वो बढ़ता जाता है। और जो आपका फेल्योर कॉस्ट होता है, जो अगर आपको प्रोडक्ट फेल हो गया तो जो खर्चा आता है कंपनी को, वो कम होता जाता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो अगर हम ओवरऑल अगर कॉस्ट निकालते हैं प्रोडक्ट की, तो वो कुछ यूं आएगा टोटल कॉस्ट कि भाई पहले तो वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, फिर एक ऑप्टिमम लेवल आया, उस ऑप्टिमम लेवल के बाद वो बढ़ने लगा। ठीक है। तो एक ये रीजन रहता है। इस रीजन में टोटल कॉस्ट है जो क्वालिटी की, वो उतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती है। और लेवल ऑफ क्वालिटी हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन जो कॉस्ट टोटल खर्चा आ रहा है सिस्टम को, वो उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। और दिस रीजन इज नोन एज योर इनडिफरेंस रीजन। मीन्स इनडिफरेंस रीजन मीन्स द कॉस्ट डज नॉट चेंज ह्यूजली बाई स्मॉल वेरिएशन इन क्वालिटी लेवल। ठीक है। तो दैट इज इट। ये आपको याद रखना है। EAC 2019, द प्रिवेंशन कॉस्ट इंक्रीजेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सिस्टम एंड मे बी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट, टोटल क्वालिटी कॉस्ट। मीन्स जैसा जैसा हम क्वालिटी बढ़ाते जा रहे हैं तो प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ती जा रही है, और टोटल कॉस्ट का एक काफी परसेंटेज प्रिवेंशन कॉस्ट में ही चला जाएगा। कुछ नहीं करना है, वेडनेसडे मूवी के बारे में याद रखना है, अनुपम खेर साहब के बारे में याद रखना है, सब कुछ, सारे क्वेश्चन आपसे ही हो जाएंगे। ठीक है। बेकार में प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर 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 करते करते दिमाग नहीं खाली करना है अपना। तो यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। भाई जैसे जैसे हम क्वालिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ेगा। कॉस्ट एसोसिएटेड विद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिवेंशन कॉस्ट। अरे यही तो है, प्रिवेंशन कॉस्ट में यही तो आता है भाई, एजुकेशन और ट्रेनिंग में जो दी जा रही है, जो उनका ट्रेनिंग और एग्जाम लिया जा रहा था वही है। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, आंसर विल बी सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है। याद आ गया, याद रहेगा ना आपको। अच्छा, एक चीज और आपको ट्रिक देते हैं। यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी स्टेटमेंट अगर थ्योरेटिकल, नॉन टेक्निकल की, सॉरी टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब नॉन टेक्निकल की बात है, जब नॉट यूज होता है तो 90% चांस है कि दैट स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। तो दो चीजें सीखी, जहां पर जो निगेटिव स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगा, जो आपका रिस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट है कि ऑनली लगा हुआ है, वो जनरली इनकरेक्ट रहता है। ठीक है। नाउ क्वालिटी ऑडिट। ये क्वालिटी ऑडिट क्या है भाई? हमने क्वालिटी 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 कह दी कि ट्रेन, अब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि भाई भाई अनुपम खेर साहब एग्जाम्पल में, अब वो पुलिस पर्सन निकल गया, ट्रेनिंग सेंटर से निकल गया, वो कहीं पे परफॉर्म कर रहा है, अब उसकी परफॉर्मेंस हम बीच बीच में चेक करेंगे, तभी तो सिस्टम बता पाएगा कि ये गुड क्वालिटी पुलिस पर्सन है कि नहीं है। भाई अचानक से अगर अनुपम खेर साहब ने अपने सीनियर को बोल दिया कि आई वॉन्ट 10 क्वालिटी प्रोडक्ट्स और 10 क्वालिटी मैन, 10 गुड मैन, तो सिस्टम को पता तो होना चाहिए कि कौन से ऐसे मैन हैं जो जिनकी क्वालिटी अच्छी है। वो ये थोड़ी ना करेगा कि 10 साल पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कौन से अच्छे लोग थे, नहीं, वो फील्ड में देखेगा कि फील्ड में किनका बेस्ट परफॉर्मेंस है, किनका बेस्ट रिजल्ट है, जिनको जिस जिस मिशन में गए, जिस जिस प्रोजेक्ट में इनको डाला गया, उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और सक्सेसफुल रहे। इनकी ये बहुत ही ऑनेस्ट हैं, कोई इनके अगेंस्ट में डिसऑनेस्ट या करप्शन का केस नहीं है। तो ये सब इंश्योर करने के लिए इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं, उसको ऑडिट कहते हैं या फिर क्वालिटी ऑडिट। तो देखते हैं किताब क्या कहती है अंग्रेजी में। Audit is the systematic and independent examination of process, product or system to determine whether they confirm the planned arrangement and quality standard। मतलब समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश, काम करते हैं, ऐसे करते हैं। ये जब निकल के गए दरोगा जी अपने ट्रेनिंग सेंटर से, तो वो बहुत ही ऑनेस्ट थे, सब कुछ थे। 5 साल बाद जब एसपी साहब इनको चेक करने पहुंचे, तो यूं ये अपना ताम झाम लगा के लाओ लश्कर ऐसे करके बैठे हुए हैं ऑडिट के पहले। ठीक है। अब जब वो ऑडिटर गया, ऑडिटर यहाँ पर एसपी साहब हैं, तो उन्होंने चेक किया कि भाई क्या आपसे एक्सपेक्टेशन थी कि आप यहाँ पर खड़े रहते, जो भी बसेज आ रही हैं, दिस सीन इज फ्रॉम मूवी गंगाजल, यू मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव वॉच्ड इट। नहीं अगर देखिए तो देखो, मूवीज से ही जो इंटरटेनमेंट के जो वो हैं, वो सिर्फ मजे लेने के लिए नहीं, उनको सीखने के लिए भी, उनसे एग्जाम्पल उठाने के लिए आप देखा कीजिए, जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर जाते हैं। एग्जाम एक बार क्वालिफाई कर गए, फिर अपने मजे के लिए देखिए। तो ऑडिट के पहले ये आराम से बैठे हुए थे, एसपी साहब ने आया कि एज पर जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से इनकी ये बटन बंद होनी चाहिए थी, मुंह में पान नहीं होने चाहिए था, इनको खड़ा होना चाहिए था, और उनको इंश्योर करना चाहिए था कि जितने भी लोग आ रहे हैं बस में बैठ के, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ओके, दैट्स व्हाट द एसपी सेज, दैट इनको पैसेंजर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। तो क्या पाया गया कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेड क्वालिटी लेवल। तो ऑडिटर ने इस चीज को नोट कर लिया कि भाई आपका परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा है।
तो उसके बाद वो प्रोडक्ट क्या किया, वो प्रोडक्ट कांपने लगा और बोलने लगा कि भारी मिस्टेक हो गया, एकदम बलंडर हो गया। ठीक, मीन्स वो दिस प्रोडक्ट इज आस्किंग फॉर सेकंड चांस, दिस प्रोडक्ट इज आस्किंग फॉर अ रीवर्क, कि सर ऑडिट में आपने जो जो त्रुटियां मुझ में पाई हैं, गिव मी वन मोर चांस, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल इंश्योर दैट द स्पेसिफिकेशन और द लेवल ऑफ सर्विस इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट और सेट प्रेसिडेंस, जो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं सर्विस दे पाऊँ। इसको हिंदी में भारी मिस्टेक और एकदम बलंडर कहने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो यही है क्वालिटी ऑडिट, जो एसपी साहब ने जाके चेक किया, जो त्रुटियां पाई, और ये चेक किया कि जो प्रोडक्ट है वो रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी को आपके जो क्वालिटी प्रैक्टिसेस में एसक्यूपी में क्वालिटी ऑडिट कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन कर सकता है? क्वालिटी ऑडिट कम्स अंडर आईएसओ 9001। इसको याद रखना है, इसको रटना है भाई, क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है, ईएससी में नहीं आया है लेकिन अदर एग्जाम्स में आया है। ठीक है, एक्चुअली ये क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी एक वो है, सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसका पार्ट है, तो उसमें ये क्वेश्चन आते रहते हैं। विच इज पार्ट ऑफ 9000 फैमिली फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड स्टैंडर्ड, बस आपको 9000 एक याद रखना है। अब टाइप ऑफ ऑडिट, देयर आर थ्री टाइप ऑफ ऑडिट। इंटरनल ऑडिट या फर्स्ट पार्टी ऑडिट, कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ टू चेक वेदर द इंटरनल प्रोसेस फॉलो द क्वालिटी स्टैंडर्ड। इसमें एग्जांपल है कंपनीज क्वालिटी एश्योरेंस टीम ऑडिट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये तो किताब का एग्जांपल है, इसको याद रख लोगे आप, एग्जांपल में याद करो, क्योंकि भाई दरोगा मंगनी राम का जो कंडक्ट है वो एसपी साहब ने चेक किया। एसपी साहब भी उसी पुलिस डिपार्टमेंट के मेंबर हैं, दरोगा मंगनी राम भी उसी पुलिस डिपार्टमेंट का मेंबर है, तो इसको हम इंटरनल ऑडिट कहेंगे। ओके, एक्सटर्नल ऑडिट कंडक्टेड बाय अ कस्टमर और क्लाइंट टू इंश्योर द सप्लायर्स क्वालिटी कंप्लायंस। अब एसपी साहब क्या कर रहे हैं, खुद नहीं जा रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, किसी तेजपुर के एक सिटीजन को भेज रहे हैं, एक पत्रकार को या एक जर्नलिस्ट को, किसी को भी भेज रहे हैं और बोलते हैं कि आप जाइए और देखिए इनका कंडक्ट क्या है और हमको रिपोर्ट दीजिएगा। तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक है, क्योंकि कस्टमर जिनको एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड करनी थी इन दरोगा मंगी राम जी को, उनका क्या रिव्यू है, उनके रिव्यू के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे, दैट इज नोन एज योर एक्सटर्नल ऑडिट। कार मैन्युफैक्चरर ऑडिट इट्स पार्ट सप्लायर। फॉर एग्जांपल अगर टोयोटा की बात करें, टोयोटा जा रहा है अपने जी जो है या फिर किसी भी जिनसे इंजन ले रहे हैं वो वहां जाके देख रहे हैं कि इंजन ये लोग कैसे बना रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल ऑडिट कहता है। अब ये बताओ, अब यही कार मैन्युफैक्चरिंग जी और इंजन के बारे में बता रहा हूं तो दिमाग में उतना नहीं घुसेगा, और दरोगा मंगी राम के बारे में बता रहा हूं तो ज्यादा घुसेगा। इसलिए सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना बहुत जरूरी है, खासकर डिफिकल्ट जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, बोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट हो गया। नो, नेक्स्ट वन इज थर्ड पार्टी ऑडिट, मींस कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी टू सर्टिफाई द कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड। अभी क्या किया, अभी एसपी साहब ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर दी, सीबीआई को बोल दिया कि आप दरोगा मंगी राम का परफॉर्मेंस, उनका कंडक्ट रिव्यू कीजिए, तो दैट विल बी नोन एज योर थर्ड पार्टी ऑडिट। बस इंटरनल ऑडिट क्या है, जब एसपी साहब ने खुद किया, एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, जब एसपी साहब ने किसी जर्नलिस्ट के थ्रू करवाया, और थर्ड पार्टी क्या है कि जब सीबीआई इंक्वायरी करवा दी। ओके, ESE 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, द इंटरनल ऑडिट आर यूज्ड टू वेरीफाई वेदर द प्रोडक्ट कंफर्म टू द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। भाई जैसा दरोगा जी को होना चाहिए तब वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक कर देगा इंटरनल ऑडिट। वेरी गुड। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आर एफिशिएंटली इंप्लीमेंटेड, मींस जो पूरा सिस्टम है वो इस बात पर ध्यान दे रहा है कि प्रोडक्ट की, प्रोसेस की, सर्विस की क्वालिटी मेंटेन्ड है कि नहीं है। सिर्फ दरोगा मंगी राम को नहीं देखना था उनको जाके, उनको पूरे सिस्टम को, पूरे तेजपुर का पुलिस डिपार्टमेंट, हाउ इट इज वर्किंग, तो दैट विल बी नोन एज योर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। वो पूरा मैनेजमेंट कैसे क्वालिटी पर ध्यान दे रहा है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। ठीक है, अगर अभी आपने यही प्रोडक्ट और फलाना ढिमकाना और कार मैन्युफैक्चरिंग से याद रखा होता तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सुन के दिग 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 हो गया होता आपके दिमाग के, सर ये तो हमने रटा ही नहीं था। ठीक, तो अभी आपने अगर एसपी साहब का देखा कि हाँ भाई एसपी साहब सिर्फ दरोगा मंगी राम तक नहीं रुके थे, वो थाने में भी गए थे, उन्होंने देखा था कि थानेदार महोदय लॉकअप के अंदर मालिश करवा रहे हैं, तो ये अलग अलग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का उन्होंने पूरे तेजपुर के सिस्टम का अवलोकन किया, और इस पूरे प्रोसेस को इंटरनल ऑडिट का नाम दिया गया। तो आंसर विल बी सी। देख रहे हैं कितने कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो। नेक्स्ट वन इज योर क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथड। लेट्स सी, 1 घंटे का लेक्चर हो गया है, सो बेटर लेट्स स्टॉप ओवर हियर। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।